सो इस वीडियो में बेसिकली मैं जो अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसका एंड वाला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एंड वाले पार्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से चालू करते हैं। नर्व इम्पल्स एंड इनिशिएशन एंड कंडक्शन सब चीज़ें। ओके, स्पेशलिस्ट कार्डियक मस्कुलर रेट कॉल द नोडल टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द हार्ट। तो एक नोडल टिश्यू कार्डियक मस्कुलर रेट होता है इस पोर्शन में। ठीक है, एज अ पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द एरिटेरियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोजर टू कॉल्ड द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। सो बेसिकली ये यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये साइनोएट्रियल नोड दिख रहा है, ये एट्रोवेंट्रिकुलर, ये साइनोएट्रियल, ये एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है। सो यहाँ पे एक होता है और यहाँ पे एक होता है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। तो ये हमारा कौन सा एट्रियम है? ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। ठीक है, तो राइट एट्रियम के अपर मोस्ट कॉर्नर में और यहाँ पे इस पोर्शन में एवी नोड होता है। ठीक है, ये पता चल गया। ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जैसे कि मैंने बताया तुमको। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, ऐसा था। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर मतलब यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट मतलब इस साइड पे। लोअर मतलब ये, लेफ्ट मतलब इस साइड पे, तो यहाँ पे हाँ बेसिकली। ठीक है, राइट एट्रियम, यहाँ पे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ओके, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एवी बंडल मतलब कि वही जो यहाँ पे होता था, ये भी यहाँ पे साइड यहाँ पे पासेस थ्रू एवीएस। यहाँ पे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड का एवीएन बंडल, एवी के एवीएन बंडल होते हैं। ठीक है, और एवीएस का एवीएस के बंडल होते हैं। एक सेकेंड, क्या यहाँ पे एक बार पढ़ लेता हूँ, रुको। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एवी बंडल कंटिन्यूस फ्रॉम एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, passes through एट्रोवेंट्रिकुलर AVS and emerge to the top of the एट्रोवेंट्रिकुलर septum into right and left branches। अच्छा, सो बेसिकली देखो यार, ये साइनोइड ऐसे होता है ना, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, AV के पास जाएगा, SAN से AVN के पास जाएगा। ठीक है, और उसके बाद AV बंडल्स में जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। AV बंडल्स कंटिन्यूस फ्रॉम द AVN, कंटिन्यूस फ्रॉम AVN। अच्छा, तभी तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था यार। फ्रॉम AVN, फ्रॉम लिखा है ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ से AVN, फ्रॉम AVN टू एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड होगा, वहाँ से AV बंडल जाएंगे, पासेस थ्रू AVS और AVS के थ्रू पास होंगे। एट्रोवेंट्रिकुलर नोड हो गया यहाँ पे, तो उस नोड से निकलेंगे AV बंडल्स। ठीक है, अब एक बार देखो, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पे होगा, इस नोड के पास होंगे, इस नोड के पास होंगे एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, और इस एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल जाएंगे इस वाले रीजन पे, जो इसको बोलते हैं अपन AVS। इसको AVS के थ्रू पास होंगे एंड फिर यहाँ से मतलब टॉप ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर सिस्टम, मतलब यही तो है एट्रोवेंट्रिकुलर सिस्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जिसका टॉप पे ये इसका टॉप हो गया एट्रोवेंट्रिकुलर सिस्टम, ये इसका टॉप ये हो गया सिस्टम। एंड डिवाइडेड इनटू लेफ्ट हैंडेड ब्रांचेस कंटिन्यूस टू मार्केट माइंड Purkinje फाइबर्स, ventricular muscular Purkinje fibers। नोडल मस्कुलर एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 1 मिनट में, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन 1 मिनट वेरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। ये वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये तो। साइनोएट्रियल नोड ऑल्सो नोन एज पेस मेकर विच जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल्स, मतलब जो ये वाला पार्ट, ये वाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल हार्ट बीट दैट इज 70 to 70 टाइम्स पर मिनट। फिर कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। तो कार्डियक साइकिल वैसे तो यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले दोबारा एट्रियम, देखो भाई, सबसे पहले ये वाला रीजन होता है ना, ऊपर वाला, ये वाला इतना, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टम। 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है ये। तो इसमें जो ब्लड है वो नीचे पुश हो जाता है। ओके, ऐसा होने वाला है ना, तो ब्लड नीचे पुश हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे बाइकस्पिड और मिडल वाल्व होती है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। तो ब्लड पुश डाउनवर्ड्स रूट्स ऑफ अगेंस्ट ग्रेट वेन्स के अगेंस्ट पुट होती है। अभी ग्रेट वेन्स कहाँ पे होती है एक्चुअली में, ये बक्सा देख लो। तो ये बक्से में ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से तुम्हारा निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से निकलेगा एओर्टा। ठीक है, यहाँ से आएगी तुम्हारी पल्मोनरी वेन, और यहाँ से होगा वेना कावा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना इनका, वेना कावा हो गई, कोरोनरी साइनस हो गई,
ये सब वो तुम्हारे ग्रेट वेन्स होते हैं। मैंने यहाँ कहीं पे लिखा भी था ग्रेट वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ये तुम्हारे 3 ग्रेट वेन्स हैं। ठीक है, तो ये सब है ना, यहाँ पे ऊपर ग्रेट वेन का पोर्शन होता है। तो फिर तुम सबको ना रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं हो पाएंगे ना, देखो जब तुम ब्लड को नीचे यहाँ पे पुश कर रहे हो, ब्लड को तुम यहाँ से ऐसे नीचे पुश कर रहे हो, ब्लड को ऐसे नीचे पुश कर रहे हो, और पुश करने के टाइम पे तुमने इसको बंद नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर इसको बंद करना पड़ता है। फिर ब्लड यहाँ पे नीचे पुश होगा, फिर ये भर जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा भर जाएगा, और ये 30% भरता है ना, मतलब जब सिस्टोल होता है ना, जब एट्रिया सिस्टोल होता है ना, अभी एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तब 30% बचा है। बचा 70% जो है ना, ये डायस्टोल के टाइम पे भरता है, बताऊँगा मैं, आगे आएंगा वो। ठीक है, ये इधर से इधर जाएगा और फिर ये भर जाएगा। फिर ये भरने के ये जब भरते हैं ना, तब इसको वेंट्रिकुलर वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब ये भरते रहते तब। ठीक है, तब ये भर गए, अब ये भर गए ना, तो फिर ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, और ये कितने, फिर ये 0.7 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद ये भर गया, फिर ये भरने के बाद यहाँ से ब्लड जाएगा नीचे से, और ये कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड भेजेगा, ये 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे भर भेजेगा। अब जितना 0.3 सेकंड, फिर ये तब तक ये वाला आराम करते रहेंगे तब तक, और ये कॉन्ट्रैक्ट होके, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे ब्लड भेजते रहेगा। और जब ये ब्लड भेजेगा तब ये वाला बंद हो जाएगा। कौन सा, ये वाले सेप्टम बंद हो जाएंगे। ये इधर ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, एक दो, और ये ट्राइकस्पिड होती है और बाइकस्पिड वाल्व होती है। इधर इसको ट्राइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होती है, यहाँ बाइकस्पिड होती है, और बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। इस साइड पर ट्राई होती है भाई, सॉरी 1 2 3, इस साइड पर ट्राई होती है। ठीक है, और इस साइड पर बाय होती है। बाय को ही मिट्रल बोलते हैं, बाय को मिट्रल बोलते हैं। ठीक है, और ये वो यहाँ पे होती है। हाँ, तो फिर ये यहाँ पे मिट्रल वाल्व क्लोज हो गया, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगी, और जो क्लोज होने की वजह से साउंड आएगा लब। ठीक है, लब साउंड आएगा। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे ये लोग, फिर ये नीचे जाएगा, तो फिर ये जब नीचे चला जाएगा ना, तब इसका तब ये जो यहाँ पे से ब्लड ऊपर जाएगा, तब आवाज़ आएगा तुम्हारा डब, तब आवाज़ आएगा डब। ठीक है, और फिर यहाँ पे भरे जाएगा, फिर ये तब भरेगा, और तब ये दोनों, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद है ना, डायस्टोल आएगा। डायस्टोल मतलब दोनों के दोनों, ये भी और ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी, दोनों पोर्शन रिलैक्स करेंगे, और वो कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो आर्टरी सिस्टम होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, सेमिनर मतलब क्लोज्ड होती है। सेमिनर मतलब कि यही होती है भैया, इनको ही सेमिनर बोलते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे भी तुम्हारे ये होते हैं। तो ये क्लोज होने की वजह से तुम्हारा डब आता है, सेमिनर वाल्व क्लोज डब आता है। और देखो सेमिनर वाल्व क्लोज हो गया, जैसे डब आता है, और वो जॉइंट डायस्टल के टाइम पे क्लोज होने वाले, बिकॉज जब ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला वेंट्रिकल वाला, उसके बाद वो नीचे आएगा ब्लड हमारा। ठीक है, और ब्लड एक बार नीचे आ गया, उसके बाद ना ये यहाँ से पास होगा, और यहाँ से पास होने के लिए ये ऊपर नहीं जाना चाहिए ब्लड, इसलिए ये वाले सेमिनर वाल्व है ना, ये वाले सेमिनर वाल्व ये क्लोज होंगे हमारे, तो डायस्टोल के टाइम पे क्लोज होने वाले। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होंगे, ये वाले वाल्व ओपन होंगे ऊपर वाले, और वेंट्रिकुलर की फीलिंग होगी। 70% वेंट्रिकुलर की फीलिंग होती है जॉइंट डायस्टोल में, उसमें से 1/3 फास्ट होती है और 1/3 स्लो होती है 70% वालों की जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, ऐसा है इसमें। और फिर ये यहाँ पे ऐसा है, ये वाला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो इसके पास भेजेगा, इसके पास भेजेगा एवी बंडल के पास, और ये बंडल से तुम्हारे पुरकिंजे फाइबर्स में यहाँ से जाएंगे। और ये वही यार साइनोट्रियल, अब ऐसा है कि साइनोट्रियल नोड अगर ब्लॉक हो गया, मतलब कि ये वाला ब्लॉक, तुमको इसके लिए ईसीजी बताना पड़ेगा, बिना ईसीजी के तो समझेगा ही नहीं। ईसीजी कहाँ पे, ये रहा। ओके, तो ईसीजी ये रहा। सबसे पहले पी वेव होती है, तो पी वेव में होता है तुम्हारे डीपोलराइजेशन। अब तुमको इसको ना कार्डियक साइकिल को एज अ कार्डियक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को तुम एज अ ग्राम को तुम एज अ कार्डियक साइकिल ट्रीट करो। सबसे पहले कार्डियक साइकिल में क्या होता था बताओ मेरे को, एट्रिया का सिस्टोल होता था। ठीक है, एट्रिया का सिस्टोल होता था 0.1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे एट्रिया का सिस्टोल होगा, बट उससे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल। दोनों, अगर तुम ऐसा बोल सकते हो कि डीपोलराइजेशन मतलब कि मतलब बोल नहीं सकते तुम ऐसा, बट याद रखने के लिए उसे याद रख लो कि डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल होता है। तो जहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा वहाँ पे लगेज एट्रिया सिस्टोल भी होगा। तो सबसे पहले एट्रिया का सिस्टोल होगा, जिससे पी वेव जनरेट होती है। अब मेरे को बताओ, जब अगर पी वेव जनरेट नहीं हुई किसी कारण, तो इसका मतलब ये है कि एट्रिया का सिस्टोल नहीं हुआ है। अब जब एट्रिया का सिस्टोल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन था ना ऊपर वाला, यहाँ की जगह पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे
इसका मतलब कि पक्का ना पक्का ये साइनोइड्रियल नोड है ना, उधर उधर गड़बड़ी हो गई होगी तभी तो, क्योंकि साइनोइड्रियल नोड से ही तो पोटेंशियल जनरेट होता था। अगर यही नहीं हुआ है इसका मतलब आगे का नहीं। और है ना तुमको एक बार बताओ, इस अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा। एक्चुअल में ये हार्ट है ना, इसका हर एक टिश्यू है ना अपना अपना जो पोटेंशियल जनरेट करता रहता है, अपना अपना कुछ तो कुछ जनरेट करता रहता है। मेजर जो है वो यहाँ से जनरेट होता है, ऐसा सीन है, समझ रहे हो। मेजर यहाँ से जनरेट होता है, बट कोई ना कोई अपना अपना खुद का भी जनरेट करता रहता है। ये जो पोर्शन है बंडल ऑफ ये वाला, वो भी खुद का जनरेट करेगा, ठीक है। बट इससे वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये कि डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो है वहाँ पे पीओए में होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अब बता मेरे को। डिपोलराइजेशन के टाइम बाद में क्या होता है, जब तुम्हारा ऊपर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर ये जो है यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हें शो हो जाएगा। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब क्या होगा, अभी रिलैक्स होगा, फिर रिलैक्स होगा। एकदम सिंपल चीज़ है, पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, फिर इसको करवाओ, फिर इसको रिलैक्स करवाओ, फिर इसको रिलैक्स करवाओ। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया पी वेव, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्यूआरएस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया सॉरी ये अभी ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये रिलैक्स, फिर ये रिलैक्स। तो फिर जब ये रिलैक्स होगा ना, एट्रियम वाला रिलैक्स होगा ना, तो एक्चुअली कोई वेव जनरेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका रिलैक्स होना ना बहुत ज़्यादा कम समय के लिए, फिर मतलब कम समय नहीं बोल सकता मैं, बट कम वेव जनरेट करता है। उसका जो ये होता है ना, ग्राफ होता है ना, ग्राफ में इतना एम्पलीट्यूड आ ही नहीं पाता जितना आगे दिखता नहीं वो, ठीक है। तो इसको अपन ना एक्चुअल में यही तभी शो कर देते कि इसी ड्यूरेशन में जब PQRS हो रहा होता है ना, उसी ड्यूरेशन में एट्रिया रिलैक्स होकर अपना अपना काम निपटा लेता है। मतलब रिलैक्स मतलब क्या, रिपोलराइजेशन। रिलैक्स होना मतलब RE फॉर रिलैक्स होना मतलब रिपोलराइजेशन, ऐसा समझो तुम, ठीक है। तो फिर ये रिलैक्स हो रहा था एंड ये रिलैक्स होने के बाद फिर इसके रिलैक्स होने के बाद, तो इसके रिलैक्स होने के टाइम पे तुम्हारी टी वेव बनती है, ठीक है। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के टाइम पे टी वेव बनती है, ऐसा इसका सीन है। और AV नोड इज़ ब्लॉक्ड। अगर AV नोड ब्लॉक हो जाए, मतलब ये नोड ब्लॉक हो जाए, इसका मतलब कि वेंट्रिकल्स नॉट अंडर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है। इसको स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जितने होंगे उतने तुम्हारा पल्स होगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में यहाँ पे जो है अभी तुमको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, इसमें हेपेटिक वेन मतलब लिवर आएगा, और कौन आने वाला है इसमें, और आने वाला है तुम्हारा स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, जो भी बोल दो, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों आते हैं इसमें। तो मेरे को एक बात बताओ कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अब नाम है हेपेटिक, तो एक्चुअल में ना पोर्टल सिस्टम जब भी आता है ना, तो पोर्टल सिस्टम क्या करता है, अपन जनरली क्या करते हैं, तुमको यहाँ पे पता था तुम्हें, देखो जनरली क्या होता है, ये यहाँ पे ऑर्गन होंगे, ऑर्गन यहाँ पे कोई भी ऑर्गन है, टिश्यू होंगे, समझो टिश्यू ज़्यादा तुमको अच्छा समझेगा। यहाँ पे टिश्यू होंगे, तो टिश्यू क्या CO2 लेके जाएंगे, डिऑक्सीडेड ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। तो डिऑक्सीडेड ब्लड क्या जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से, फिर यहाँ से तुम्हारा वहाँ इसके पास जाएगा, कहाँ पे, लंग के पास, राइट। ऐसा सिस्टम होता है तुम्हारा। बट क्या हो कि ये टिश्यू ने, अभी टिश्यू किसका होगा, ऑर्गन का ही टिश्यू होता है यार, क्या मजाक कर रहा हूँ तेरा। ये टिश्यू है, इस टिश्यू ने किसी और दूसरे ऑर्गन के पास ब्लड भेजा, इसको ऑर्गन डबल डैश बोल देते, ठीक है। और इस ऑर्गन ने हर बाद में इसके पास भेजा, तो इसके पास जो भेजने में ये वाला पास होगा ना, ये वाला, ये हो तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेशन है, और ये भी पोर्टल सर्कुलेशन है। या फिर पोर्टल वेन के थ्रू भेजा जाएगा, फिर ये वेन मतलब डिऑक्सीडेड है, राइट, वेन ही तो होगा, ठीक है। तो फिर ये अपने करते हैं, ये स्टमक है, समझो स्टमक को ब्लड भेजना है हार्ट के पास, यहाँ पे हार्ट के पास, तो डायरेक्ट नहीं भेजेगा, तो क्या करेगा, स्टमक भेजेगा पहले लिवर को, लिवर भेजेगा फिर इसको। अभी जहाँ लिवर के पास रहा है ना, इसलिए अपन इसको हेपेटिक बोलते हैं, मतलब जो एक्सेप्टर है ना, उसके नाम पर पोर्टल सिस्टम होता है। अगर समझो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, एक्सेप्टर यहाँ पे पिट्यूटरी होने वाला है, देने वाला कौन होने वाला है, देने वाला हाइपोथैलेमस होगा। तुमको याद है कि एंटीरियर पिट्यूटरी होता था, उसके उस पर ना एंटीरियर पिट्यूटरी पे सारे हार्मोन आते थे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो फिर ये वही होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करके भेज देता है इसमें, ये तुम्हारा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। वैसे ही तुम्हारा इधर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जिससे तुम्हारा स्टमक यहाँ पे भेजेगा लिवर के पास, लिवर यहाँ पे भेजेगा। अभी ये तो तुमको पता चल गया कि हाइपोथैलेमस इसीलिए करता है, क्योंकि पिट्यूटरी को हार्मोन्स चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन्स मतलब इनहिबिटिंग और रिप्रेसिंग, इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ना, गोनाडोट्रोपिन्स वगैरह वगैरह। सो ये क्यों करता है, बट ये इसलिए करता है क्योंकि इसके पास इंटेस्टाइन के पास ना बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है, तो न्यूट्रिशंस ना ये एब्जॉर्ब कर देता है। डायरेक्ट हार्ट के पास न्यूट्रिशन भेज के क्या करेगा भाई साहब, तो ये इसके पास भेज देता है, ये इसका रीज़न होता है। और ये रीनर क्यों चलता है,
रीनल इसलिए चलता है क्योंकि हैंड लिम्स से तुम्हारा हार्ट के पास नहीं जाता, डायरेक्टली हैंड लिम्स जाता है किडनी के पास, किडनी से जाएगा हार्ट के पास। तो हैंड लिम्स से किडनी, हैंड लिम्स बहुत ना कचरा होता है, कचरा को किडनी फिल्टर कर लेगा माँ, इसके लिए ये होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml में ब्लड बहाता है। कार्डियक वॉल्यूम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है, 5 लीटर एल पर्सन के लिए होता है। दिस इज द सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट इज क्लिनिकली रिपीटेड कार्डियक साइकिल सिस्टोल बहुत मेडिकल्स कार्डियक मच है एथलीट होने वाला है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टू द मशीन इंस्टोग्राम पेशेंट। एक देखो पेशेंट ऐसा होने वाला है ना, ठीक है, तो दोनों वृष्ट में लगाते हैं, दोनों के वृष्ट में एक एक हुक लगा देते हैं और एक ना लेफ्ट एंकल में लगाते हैं, लेफ्ट एंकल, ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट एंकल में लगाते हैं, ठीक है। क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। डबल सर्कुलेशन में देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स पे, एक सेकेंड है। ऑल राइट, सो ये डबल सर्कुलेशन है, ये एक्सप्लेन तो मैंने पहले ही कर दिया, एक बार बता दिया उस टाइम पे। और अभी अपन जाते हैं, ठीक है, ओके। एवरी आर्टरी एंड वेन हैज़ 3 लेयर्स। हर एक आर्टरी और वेन में 3 लेयर होते हैं। सबसे जो अंदर वाली होती है वो ट्यूनिका इंटीमा, और वो इनर लाइनिंग ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम से बनी होती है। एंडोथेलियम मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोल सकते हो तुम इसको। और ट्यूनिका मीडिया होती है जो कि वेन्स में ज़्यादा थिनर होती है, आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स में थिनर होती है। मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, जिसको अपन ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। और एक बात अभी मेरे को याद आ गई, इससे थिनर से वेन्स में भले ही ट्यूनिका मीडिया थिन हो, बट ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन ज़्यादा मोटा होता है। तुमको पता है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, वो एट्रियो एरिकुलर सेप्टम से ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि एट्री इस वाले पोर्शन को है ना पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू विद कोलाजन फाइबर्स। जब तुम्हारा फाइब्रस टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स आ गया, सब जो भी फाइब्रस वाला मतलब कि स्ट्रॉन्ग काम होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग काम में फिर कौन होता है, एक्सटर्नल चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे ही फाइब्रस वाला और एक जगह पे आता था कि डेड फॉर्म्ड एलिमेंट से कंटेंट होते हैं, फाइबर वाई फाइब्रिन प्रोटीन होता है ना, उधर आता था वो स्टार्टिंग वाले पोर्शन में गया था वो। और ये इलास्टिन फाइबर आ गया, इलास्टिन और स्मूथ मसल तो मीडिया है। स्मूथ मसल जब आ गया ना तो मिडल वाला होना चाहिए, स्मूथ मसल मिडल वाला होना चाहिए, टफ वाला स्मूथ वाला मसल मिडल वाला होना चाहिए, टफ वाला एंड सबसे एंडिंग वाला इंदर वाला तो अपना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसी, और यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, ठीक है, इस तरीके से। ये आर्टरी दे रखी है, इसमें ल्यूमन और स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल ल्यूमन और वेन है, और एक कैपिलरी है जिसके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इसको भी एंडोथेलियम बोलते हैं। ऐसे तुमको मिल जाएगा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट इज इमेजिनिक बिकॉज इट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल वेसल्स कॉल्ड न्यूरल टिश्यू। इट इज अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिंगुएटा। हर एक भाई रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाए, रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाए या फिर कार्डियक सेंटर हो जाए, वो सेंटर ना मेडुला ऑब्लिंगुएटा में होता है। मेडुला ऑब्लिंगुएटा का पप्पा कौन होता है जी, पॉन्स होता है। पॉन्स मतलब पॉन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये अभी ऑब्वियस सी बात है, कितनी आसान सी बात है, थ्रू ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलने की भी ज़रूरत है क्या इसमें, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ही चीज़ें होने वाली है, बिकॉज अपन तो खुद तो कंट्रोल नहीं करते हैं ना हार्ट को, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करेगा। न्यूरल सिग्नल्स ऑफ सिंपैथेटिक मतलब क्या होने वाला है, पार्ट ऑफ एएनएस। सिंपैथेटिक मतलब हाँ, एएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है ना, देखो एएनएस है ना, एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये जब तुम्हारे लग जाते हैं ना, एल लगते हैं ना, एल ये तब काम आता है, एल लग गया मतलब कि इमरजेंसी में। इमरजेंसी के टाइम पे तुम्हारे यहाँ काम आता है, ठीक है। तो जब तुम्हारे इमरजेंसी के टाइम पे क्या काम आता है तुम्हारा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारा जब नॉर्मल, जब तुम सो रहे हो तब तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक काम आता है, ठीक है। और फिर क्या है इसमें, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में और ऑटोनॉमस सिस्टम होते हैं। और जो न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि तुम्हारे एल लग गए वाले नर्वस सिस्टम से कैन इंक्रीज हार्ट रेट
द स्ट्रेंथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि भाई कितना आसान चीज़ है, तुम मेरे को बताओ। कैन इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ही लिखा है, ठीक है, इंक्रीज ही। अब तुमको याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं कि इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। मैं तो बताता हूँ, तुमने तुम्हारे कुछ कांड वांड कर लिया तुमने, तो तुम्हारे लग गए भैया, तो हार्ट बीट डिक्रीज होती है क्या कभी ऐसा? अरे तुम सोच रहे हो कि तुमने कुछ कांड कर लिया एकदम, किसी को ठोक वोक के आ गया, कुछ हो गया गलती से, एक्सीडेंट हो गया, पापा डांटने वाले हैं, और ऐसे केस में तुम्हारी कभी हार्ट बीट एकदम डाउन होगी क्या? नहीं ना भाई, हार्ट बीट हमेशा इंक्रीज़ होगी। क्यों? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, जिससे तुम्हारे एल लगते हैं, वो इमरजेंसी वाले केस में होता है, और उस केस में तो हमेशा इंक्रीज़ ही होता है भैया, ठीक है। और कैन क्यों लिखा? क्योंकि तुम बहुत कूल हो, तो फिर घटेगा तो भैया कभी नहीं, इतना तो कन्फर्म है, घटेने तो वाला है ही नहीं। कैन मतलब इसीलिए क्योंकि क्या पता तुम अभी कलेक्टर के बेटे तो तुम्हारा कम हार्ट रेट होगा, और तुम मिडिल क्लास वाले हो तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। उस डिपेंड करता है कि तुम्हारी पोजीशनिंग क्या है और तुम्हारी सीवियरिटी कैसी है उस केस में, किस वाला है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी, इसको तुम यार, इसको तुम कैसे बात करोगे? तो स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो जो वेंट्रिकल है हमारा, वो तुम्हारे पूरे बॉडी को, ब्लड को सप्लाई करेगा। तो फिर ये सप्लाई जो है ना, सप्लाई बढ़ेगा जब तुम्हारा लगते हैं ना, तो ये सप्लाई बढ़ेगा नीचे से बढ़ेगा, और ये वाला वेंट्रिकुलर होता है ना, वेंट्रिकुलर वाला बढ़ेगा। तो तुम्हारी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए ना भाई, तो पूरी बॉडी को ब्लड तो इस स्पॉट से ही निकलता है, इस पार्ट थोड़ी बॉडी को ब्लड आता है, पार्ट इस पार्ट से आता है। एंड दिस कार्डियक आउटपुट पैरासिम्पैथेटिक, मतलब रिलैक्स स्टेट में अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीज द हार्ट रेट, मतलब तुम सो रहे हो, तो तुम जब तुम सो रहे हो तब हार्ट बीट इंक्रीज़ कैसे होगी मेरे को बताओ? हार्ट बीट तो डिक्रीज होती है, तुम रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स में तो हार्ट बीट हमेशा डिक्रीज़ होती है। तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है, ये सारा जो है कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस है, तुम समझ जाओगे। एंड देयर बाय दिस डिक्रीज द हार्ट बीट एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन एंड ऑफ ऑक्सीजन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक आउटपुट कैसे करनी होगी भाई? अब मेरे को बताओ, जब तुम ये पोर्शन है, इस पोर्शन में जब तुम्हारे एल लगने पर ये इसका जो निकल रहा था वो ज़्यादा निकल रहा था, ईच कार्डियक आउटपुट क्या होता है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ईच वेंट्रिकल से निकला हुआ जब ये है, उसको तुम बोलते हो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड विच इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने हार्ट रेट से तो कार्डियक आउटपुट निकलता है। जब तुम स्ट्रोक वॉल्यूम में बढ़े रहा है, मतलब कि जब तुम लग रहे थे, जब कार्डियक ये वाला पोर्शन था ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, तो ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो देर हार्ट रेट से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक रेट। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कौन से होते हैं बताओ मेरे को? मेडुलरी हार्मोन्स है ना, देखो तुम लोग दो थे, एक मेडुलरी थे और कॉर्टेक्स थे। कॉर्टेक्स में एक मग था, मग मतलब कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और GS सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये तीन होते थे, ठीक है, ये तीन होते थे, ये कॉर्टेक्स वाले होते थे। जो मेडुलरी वाले ना, मेडुलरी वाले में तुम्हारा एड्रेनलिन होता था, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये सब है तुम्हारी, इस सब तुम्हारी डोपामीन की गारंटी नहीं है मेरे को, बट एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये सब एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स में आते हैं। तो तुमको पता है ना भैया, एड्रेनलिन जब रिलीज़ होता है तो शॉर्ट्स नहीं देखते होते, मूवी शॉर्ट्स में एड्रेनलिन रश ऐसा वैसा वो सब बोलते हैं ना लोग। तो फिर वही है कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स से कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब तुम किसी तुम्हारे ये लग जाते हैं, मतलब ये ना, ये जो अभी लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, वो एक्चुअल में इसी का कॉन्सिक्वेंस है या फिर इससे रिलेटेड है। जब तुम्हारे सिंपैथेटिक में लगते तब एड्रेनलिन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से तो हमारा ये सब होता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स की बात करते हैं अपन। अब इसमें डिसऑर्डर्स में ना बहुत ज़्यादा मतलब विचित्र चीज़ें होती है। पहले तो 120 और 80 और 140 और 90, ये तुम्हारे भली बात है, एकदम याद होनी चाहिए। 120 और 80 में तुम्हारा सिस्टोलिक, पहले वाला सिस्टोलिक हो, दूसरे वाला डायस्टोलिक होता है। 120 सिस्टोलिक है और बाद वाला तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। मतलब सिस्टोलिक मतलब कि तुम्हारे सिस्टोलिक पहले वाला, स्टार्टिंग वाला सिस्टोलिक और बाद वाला डायस्टोलिक होता है। और ये तुम्हारा रिलैक्स स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में ही, और हाइपर टेंशन में 140-90 तक हो जाता है। अब तो अब दिख रहा है यार, 120-80 ना नॉर्मल है और 140-90 हाइयर है। इफ़ इट इज़ हाइयर और हायर बी पी हाई बी पी कैन कॉज हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट ब्रेन किडनी। अब बाद में बनाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, फिर उसको अर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब जब भी तुम्हारा स्क्लेरोसिस आ गया, मतलब कि स्क्लेरिन आ रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ समझो। स्क्लेरिन मतलब क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम जैसा कुछ तो मिलना होता है। तो कॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू द वेसल्स कॉजेस ल्यूमेन, the fibrous tissue in the vessels causes lumen of arteries narrower। तो आर्टरी नैरोवर हो जाती है। देखो अकेले देता हूँ, लुमेन ऑफ
आर्टरी ARTERY आर्टरी गेट्स नैरो, ठीक है, ये है ल्यूमेन ऑफ आर्टरी गेट्स नैरो ड्यूरिंग इस पे अंजिना मतलब कि O2 होती है, O2 से रिलेटेड है, मतलब O2 की कमी हो जाती है जब तुम एकदम acute chest pain when there is not enough oxygen supply to heart muscles, more common in middle aged people, elderly, occurs when due to conditions will affect the blood flow, occurs due to conditions which affect the blood flow. अब हार्ट फेलियर है, हार्ट इज़ नॉट पम्पिंग efficiently to meet the requirements of O2. हार्ट फेलियर वो कंडीशन होती है जब ना हार्ट अपना काम करने में फेल हो जाए। हार्ट का काम क्या है मेरे को बताओ? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करने का, ठीक है। तो अगर हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा तो मेरा फेल हो चुका है एग्ज़ाम में, और उसी फेलियर को बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब जब कभी समटाइम्स कॉल्ड कंजेशन हार्ट फेलियर बिकॉज द कंजेशन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। कभी उसको कंजेशन ऑफ लंग्स बोलते हैं, कभी उसको हार्ट टाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं बिकॉज उसमें कंजेशन ऑफ लंग्स उसका मेन सिम्टम होता है, लंग्स कंजेस्शन होता है। वाह, कंजेक्शन ऑफ लंग्स इज मेन सिम्टम। कंजेशन ऑफ लंग्स, भाई लंग्स का कंजेशन मेन सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, मतलब कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। किसी को अरेस्ट कर लिया तो तुम वो एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। अरेस्ट करना मतलब कि ख़त्म भाई, तुम्हारा सब कारोबार ख़त्म। तो हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट जब धड़कना बंद कर देता है वैसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक मतलब इसमें जो एक मसल डैमेज हो जाती है, तो तुमको पता है, बच्चे को पता है ये वाला, तो इसका तो कुछ टेंशन है नहीं। हार्ट फेलियर का भी कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हार्ट फेलियर तुमको पता चल गया क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, भाई फेल हो गया अपने एक्टिविटी में। हार्ट का काम होता है पंप करना, वो पंप नहीं कर पा रहा है, वो फेल हो गया, इसका मतलब हार्ट फेलियर हो रहा है। और उसको कंजेशन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि लंग्स का कंजेक्शन उसमें एक कॉमन सिम्टम है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट कर लेना, मतलब कि धड़कना बंद कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, चलो खत्म।